हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है, लेकिन बिजी होने के कारण मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी और अपलोडिंग में भी देर हो गई थी, तो इसीलिए आज इसको अपलोड कर रही हूँ। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वीडियो क्लिप मैंने ऐसी ऐड करी है जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा था कि ये एक तरह का ये हाई टाइम है कि हम लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जितनी मुझसे जानकारी इकट्ठी हो सकी तो मैंने सारी ही इस ब्लॉग में वीडियो क्लिप के थ्रू ऐड करी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ संडे मॉर्निंग से। अभी टाइम लगभग हो रहा है 6:30 पौने 7 का। तो आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनानी है 3 तरह की सब्जियाँ। एक तो बनानी है भिंडी की सब्जी और साइड में रखे हुए हैं 5-6 पतले पतले बारीक कट करके करेले। इनको प्याज के साथ और थोड़े से सूखे मसालों के साथ बनाऊंगी। बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है सब्जी। करेले भी खाने चाहिए, ऐसे नहीं कि कड़वे नहीं खाने चाहिए। तो मुझे बनाने हैं आलू और टमाटर की सब्जी। तो आलू मैंने चढ़ा दिए कुकर में बॉयल होने के लिए और तड़के की तैयारी भी कर ली है। एक कटोरे में थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज, लहसुन को कट करके रख लिया है और दूसरे कटोरे में रखे थे मैंने काफ़ी सारे प्याज। जितने के करेले की क्वांटिटी होती है ना, उतनी ही क्वांटिटी के प्याज की भी जरूरत होती है, तभी ये करेले की सब्ज़ी अच्छी बनती है। और बना रही हूँ इसको लोहे की कढ़ाई में, तो और टेस्टी बनती है। तो साथ साथ चाय का कार्यक्रम भी चल रहा है। जिसने चाय नहीं पी उसको भी पिला रही हूँ। मैं तो आजकल चाय नहीं पी रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं आजकल कोल्ड कॉफ़ी ही पीती हूँ और कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग में अपलोड करी हुई है। तो धीरे धीरे करते हुए करेलों को ऐसे ही फ्राई करते जाना है जब तक ये 70 to 80% नहीं बन जाते, तब तक इसमें जो प्याज लंबे लंबे कट करके रखे हुए हैं वो नहीं ऐड करने होते। उसके बाद ही प्याज को ऐड करना है, क्योंकि जो प्याजों का कुकिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। अगर पहले ही प्याज डाल देंगे तो करेले अच्छे से भुनेंगे नहीं, इसमें जो कड़वापन है करेलों में वो रह जाएगा। तो वही हमको फ्राई करते करते इसका कड़वापन ख़त्म करना है। अब भिंडी नॉर्मली जैसे बनाती हूँ, सरसों के तेल में थोड़ा सा हरी मिर्च, प्याज और लहसुन का तड़का लगाया और इसमें डाला नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। बस सूखी सब्जी इतनी ही बनाई है। और मैंने बताया ना कि मुझे बनानी है बॉयल्ड आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू मैंने बॉयल करके रख दिए थे, यहाँ बना रही हूँ। ये मसाला दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ी सी हींग। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का जो तड़का बोरोसिल चॉपर में चॉप किया है। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में चॉप हो जाता है और दूसरी बात बहुत ही जल्दी टाइम हो जाता है। इतना ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता। जो आम मैनुअल चॉपर होते हैं ना, उसमें तो क्वांटिटी भी कम होती है चॉपिंग की और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बन गई तो मैंने इसको बाउल में निकाल के साइड में रख लिया है। तो काफ़ी हद तक 70 to 80% करेला अच्छे से भुन गए थे। तो अभी मैंने प्याज डाल दिए और ये मसाला है आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए। हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। बस इतने ही बेसिक मसाले जो कि रूटीन वाइज खाने में बनाती हूँ ना, वही डालूँगी इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पर लगा रही हूँ आटा। तो यहाँ पर लगा रही हूँ आटा। आटा गूँथने के बाद करूँगी फिर पराठे और चपाती बनाने की तैयारी। तो किसी दोस्त ने मुझसे कहा था कि आप कुछ एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आएँ। तो अभी थोड़ा मैं बिज़ी थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए एक्सरसाइज की वीडियो नहीं बना पाई। वैसे भी मेरी एक्सरसाइज जो सुबह ही जिम में हो जाती हैं, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जहाँ छुट्टी वाला दिन चाहिए। तो इसमें अभी करेले में कर रही हूँ मसाले ऐड। चाट मसाला ही ऐड कर रही हूँ, नमक और हल्दी। अगर आमचूर पाउडर हो तो आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड किया जाता है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर। बस इतने ही 4 मसाले डालूंगी और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सब्जियों का, दालों का न्यूट्रिशन लेना होता है, ना कि हमने मसाले खाने होते हैं। मसालों का इसमें ऐड करना किसी भी खाने में ये होता है कि उसका फ्लेवर बढ़ जाए, ताकि हमको वो अच्छे लगे खाने में। अदरवाइज़ तो फॉरेन कंट्रीज़, कोई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं बॉयल्ड ही खाई जाती हैं। तो यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी का तड़का भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। आलू मैंने बॉयल करके रख लिए थे पहले।
ठंडे हो गए थे। यहाँ पर छील कर इनको हाथ से ही फोड़ूंगी। हाथ से अगर फोड़े जाए ना तो आलू टमाटर की सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बजाय इसके कि इसको अगर नाइफ़ से कट करके डाला जाए। तो इसमें सारा अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और इसको ढक दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो भी मसाले या फिर तड़का फ्राई करा है ना सारा ही आलू में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी तुरंत ही ऐड कभी भी नहीं करती हूँ, उससे फिर क्या होता है कि टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो अभी यहाँ पराठे बना रही हूँ। तो किसी ने मुझसे कहा था कि वीडियो के लिए, तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगी, कुछ टाइम मुझे मिल जाए, क्योंकि एक्सरसाइज मेरी सुबह हो जाती है, तो फिर उसके लिए मैं बता दूंगी। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो इसके लिए आपको डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। बस प्रोटीन वाली चीज़ें खानी हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं खानी है, ज़्यादा जो गरिष्ठ मतलब कि ज़्यादा तेज़ मसाले वाली, और बाहर वाला तो जितना हो सके उतना ही अवॉइड करें। सब्ज़ी यहाँ तैयार हो गई थी, थोड़ी सी इसमें डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो घर का ही खाना खाओगे, सिंपल वाला खाना खाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हम कह तो देते हैं कि घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना, लेकिन क्वांटिटी पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर पोर्शन पर कंट्रोल करना सीख जाए ना तो हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग मील्स को स्किप कर देते हैं। किसी भी टाइम का मील स्किप नहीं करना होता है, आपने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मील होता है वो होता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को खाना खाया होता है, 7-8 घंटे हमारा जो पेट है खाली है, जो ब्लड शुगर लेवल है बिल्कुल ही डाउन हुआ होता है। तो बॉडी को डिमांड होती है कुछ ना कुछ फूड की, तो हम उसको स्किप कर देते हैं और 11-12 बजे खाना खाते हैं और इस सोचकर कुछ नहीं खाया हुआ, रात का खाया है, और काफ़ी सारी क्वांटिटी में खा लेते हैं। तो जो कि वेट लॉस को बिल्कुल ही स्टक कर देगा, आपका वेट वहीं पर ही स्टक कर देगा, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बड़ी अड़चन क्रिएट कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टाइमली खाना खाना है, ब्रेकफास्ट तो करना ही करना है। जो भी आपके घर में खाना बनता है उसको आपने लेना ही है और अपने पोर्शन कंट्रोल करके रखना है, तो आपका बहुत जल्दी ही वेट लॉस होगा। तो यहाँ पर आ गई थी बच्चों का वॉशरूम क्लीन करने के लिए। ये है बच्चों की ड्रेसिंग एरिया। तो यहाँ पर सिर्फ मिरर ही लगा हुआ है। वैसे तो बच्चे अपना वॉशरूम, बेडरूम सारा कुछ क्लीन कर लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं इतना अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये चीज़ें मुझे महीने में या 15 दिन में देख लेती हूँ कितनी की ज़्यादा इनको क्लीनिंग की डिमांड है, उसी के हिसाब से कर देती हूँ। तो यहाँ पर आज सारे मिरर ही क्लीन कर रही हूँ। मिरर पर बस थोड़ा सा कॉलिन को स्प्रिंकल करके उसको जो न्यूज़पेपर है उसके साथ ही साफ़ कर दूँगी, ये जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो किसी ने मुझसे कहा था कि आप वॉशरूम कैसे क्लीन कर लेते हो, ये तो बड़े ही लो लेवल वाले काम हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर लो लेवल वाले काम है तो हमारे यहाँ तो मेड्स भी वॉशरूम क्लीन नहीं करती हैं। पूरा घर डस्टिंग, क्लीनिंग सब कुछ कर देंगी, लेकिन वो वॉशरूम नहीं क्लीन करती हैं, खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई ऐसा है भी नहीं कि हायर कर लें, हाँ भी आकर वॉशरूम क्लीन कर लो। मैं इस क्लीनिंग को ऐसे मानती हूँ कि जैसे पूरे घर की हम क्लीनिंग डस्टिंग करते हैं, जैसे किचन साफ़ करते हैं और घर की पूरी अच्छे से डस्टिंग करते हैं, वैसे ही जो वॉशरूम है वो भी हमारे घर का पार्ट है, बल्कि इनक्रेडिबल पार्ट है। इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। बताइएगा आपके ये लो लेवल वाले काम है, हमको करने चाहिए, ख़ास करके वर्किंग वीमेन को, क्योंकि सोचा जाता है कि वर्किंग वीमेन की जो पोजीशन है बहुत ही सुपीरियर लेवल वाली होती है, तो उनको ये काम करने शोभा नहीं देते हैं। तो अभी ये डोर क्लीन कर रही थी। डोर के बारे में बहुत ज़्यादा एक्वेरीज आती हैं कि डोर्स पर आप कैसे पानी सोप लगा देते हो। मैंने उनको पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि जो डोर्स के ऊपर जो सनमाइका लगा हुआ है ये वुडन सनमाइका, वाटरप्रूफ का सनमाइका है। तो इस पर जैसे मर्जी पानी गिराओ, सोप लगाओ, जैसे मर्जी ब्रश लगाओ, कुछ भी इसको नहीं होता है। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, तो चीज़ें नई नई अच्छी अच्छी आ रही हैं। पहले के टाइम में जैसे टाइल्स का ट्रेंड नहीं था, आज से 10-15 साल पहले की बात किया जाए तो लोग ज़्यादातर पत्थर या मार्बल लगवाते थे, और सही भी हैं। तब की जो टाइल्स होती थी, फ्लोर टाइल्स, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती थी। लेकिन जो अब की टाइल्स आ रही हैं वो सस्ती भी हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हैं। तो चीज़ें में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती जा रही हैं। हर एक इंसान के रीच में है सारी चीज़ें।
तो इतना ज़्यादा जो पोर्शन होता है ना फ्लोर टाइल्स का और वॉल टाइल्स का, क्योंकि यहीं पर नहाते हैं, सोप के जो छींटे हैं, पानी, यही सब कुछ गिरता रहता है, तो यहाँ वाला पोर्शन जो ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये जो हमारा लगा हुआ वैनिटी, इस पर भी वुडन सनमाइका वाटरप्रूफ वाला ही लगा हुआ है। सब पर ही वाटरप्रूफ ही चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसीलिए कोई इशू नहीं है। कहीं भी पानी गिरे, कहीं भी सोप लगाएं, कहीं भी ब्रश लगाएं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, इनकी बस टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें तो हम लोग नई बना भी लेते हैं, ख़रीद भी लेते हैं, वो नई तब तक लगेंगी, तब तक ही नई रहेंगी जब तक हम उनकी अच्छे से प्रॉपरली मेंटेनेंस करें। तो वॉशरूम की मैंने बता रही हूँ ना, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सारा कुछ ही अच्छे से क्लीन करूँगी, इवन वाइपर तक भी साफ़ करूँगी। वाइपर वगैरह चीज़ें जो हमारे घर की, जब से हमने घर में प्रवेश किया है, जब से हमारे घर की इनॉग्रेशन हुई, ये सारी चीज़ें नहीं खरीदी थी, तभी से ऐसे ही मेंटेनेंस है। कोई पूछता भी है तो ये नहीं खरीदे, मैं उनको कहती हूँ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही तब के टाइम का ही है, लेकिन हाँ, इनकी मेंटेनेंस क्लीनिंग अच्छे से की जाती है, तो सब कुछ ही नया ही लगता है। तो ये बस हो गया था वॉशरूम क्लीन। तो अभी आ गई थी डैडी जी के वॉशरूम में, तो डैडी जी का वॉशरूम भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद आ रहे हैं 2 फेस्टिवल, एक आ रहा है रक्षाबंधन और एक आ रहा है जन्माष्टमी। तो उसी शॉपिंग में, उसकी तैयारी में ही टाइम लग जाएगा। कुछ कुकिंग भी करनी है, मिठाइयाँ भी बनानी हैं और जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी है, तो इसीलिए फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि वॉशरूम क्लीन करने के लिए। अगर आज वॉशरूम अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो 15-20 दिन बड़े आराम से निकल जाएंगे, तो इतनी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वॉशरूम क्लीन रहता है क्योंकि उसको मैं यूज़ करती हूँ। जहाँ हम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, जो सामने नज़र आती रहती हैं, वो चीज़ें हम हाथों ही हाथ साफ़ करते रहते हैं। और लास्ट ब्लॉग में जो मैंने पाउडर फेस वॉश और पाउडर फेस पैक के बारे में जो रेमेडी बताई थी ना, भी कौन से पाउडर से आप होममेड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो और उसी से ही अपना फेस पैक तैयार कर सकते हो, वो सारे ही पाउडर्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करे थे। तो वो वाले पाउडर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा है। एक्चुअली जो चीज़ भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, उनके सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर देती हूँ। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ मैं, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा तो है नहीं है कि मुझे पेड प्रमोशंस आएँ या जो कुछ भी स्पॉन्सर करने के लिए कुछ चीज़ें आएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मुझे लगता है कि बेनिफिट मिल रहा है और वो आप लोगों को भी ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए, तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसके पीछे कोई रीज़न ऐसा नहीं कि स्पॉन्सरशिप का कोई काम है। और एक क्वेरी आती है कि मेरे डांस प्लेटफॉर्म के लिंक के बारे में, तो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक स्क्रीनशॉट के थ्रू आपके साथ शेयर करा हुआ है। तो अगर आपको फिर से वही वाली उनकी इंस्टाग्राम आईडी का कांटेक्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको दोबारा से उसको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप वहां से उनसे कांटेक्ट करके जो भी चार्जेस होंगे, या जो उनका टाइम शेड्यूल होगा, कैसे क्या करना है, आप उनसे बात कर सकते हो। और एक क्वेरी ये आती है कि जॉइंट फैमिली में कैसे हम एडजस्ट करें। तो जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करना आप पर डिपेंड करता है कि जितना कि आप करोगे ना, उसके एवज में आपको भी उतना ही रिटर्न में मिलेगा। तो वही बात आ जाती है, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। तो जितनी एडजस्टमेंट आप करोगे ना, उतने ही आपके फैमिली मेम्बर वाले भी करेंगे। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहाकर मैंने पहन ली यहाँ पर कांजीवरम लुक की कॉटन साड़ी। ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर अमेज़ॉन से ही परचेज़ करी थी, जस्ट 1000 रुपीज़ में, दिवाली पर पहनने के लिए। तो मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी थी। तो साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है, जब मौका लगता है मैं साड़ी फटाफट पहन ही लेती हूँ। तो आज पूजा का मौका था तो फिर मैंने साड़ी निकाल के पहन ली। इयररिंग्स नहीं पहने थे, गर्मी लग रही थी, बस गले में एक मल्टी कलर का ही एक नेकलेस टाइप पहन लिया था, कुछ बैंगल्स पहन ली थी। बाल अभी थोड़े से गीले थे, तो वही बालों को थोड़ा सा सुखा के क्लचर लगा लूँगी, बाद में इसको टाई अप कर लूँगी। तो अगर ये साड़ी आपको पसंद आई तो मुझे कहीं भी इसका लिंक मिला तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूँगी। गर्मी का मौसम अभी भी चल रहा है, तैयार हो जाओ, और स्वेटिंग तो साथ ही साथ होने लग जाती है। तो हम जी चले गए पूजा में, और फिर उसके बाद आए थे शाम को सबको फिर चाय नाश्ता होने के बाद फिर मेरा जो DIY क्राफ्ट का काम होता है, मैंने बताया कि मेरे बिज़ी शेड्यूल में से जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो इसको भी मैं डिवोट करती हूँ। तो यहाँ पर ना ये एग शेल है, एग शेल की ट्रे है, ये एग्स की ट्रे है, उसी को ही मैंने पेंट करके किनारों पर लेस लगाकर और यहाँ पर लगा रही हूँ मिरर वर्क। और फिर
थोड़े से इस पर पॉम्पम बनाऊंगी। पॉम्पम बना के सारी लटकन के तौर पर इस पर किनारों पर हैंग कर दूंगी। तो जो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी कैसा देखने में लग रहा है। बिल्कुल ही नो कॉस्ट वाली ये DIYs होते हैं, तो घर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं। तो ये पिक्चर है जी टैम्पॉन्स की। जिन लोगों को टैम्पॉन्स के बारे में पता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के टाइम पर। एक तरह के सैनिटरी नैपकिन हैं। टैम्पॉन्स सैनिटरी नैपकिन्स की बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। फॉरेन कंट्रीज़ में इनका इस्तेमाल तो कम से कम 10 साल पहले शुरू हो गया था। जब से मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू करा है ना, तो ये मुझे तो लग रहा है कि मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था। ये छोटे से होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स, ऑर्गेनिक कॉटन के बने होते हैं। 1 से 1.5 इंच की इनकी लेंथ होती है, और इसके पीछे लगा होता है धागा। इसको आपने अपने वजाइनल पार्ट में इंसर्ट करना होता है। पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, जैसे कि टॉयलेट सीट पर बैठ गए या चेयर पर बैठ गए, और अपने जो बॉडी है उसको लूज़ कर देना है और इसको वजाइना में ऐड कर देना है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, स्विमिंग करते हैं, किसी भी गेम में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरह का ना, मुझे पहले डर लगता था कि ये हाइजीनिक हैं कि नहीं, इनको इंसर्ट करके ऐसा ना हो कहीं बॉडी के अंदर ही गायब हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 से 7 घंटे ये आराम से आपका निकल जाता है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होती। बिल्कुल भी आपको, जैसे आपने सैनिटरी नैपकिन्स को आपने देखना होता है भी ठीक है, ओवर तो नहीं हो गया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है आराम से 6 से 7 घंटे निकल जाती है। जैसे कि वर्किंग है, अब ऑलमोस्ट टाइम जो होता है वर्किंग का वो 6 से 8 घंटे का निकल जाता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कारमेसी। ये तो मैं अपने जनरल स्टोर से यहाँ से परचेज़ करके लेकर आई हूँ। ऑर्गेनिक कॉटन के वो पहले वाले सैनिटरी नैपकिन्स थे, और ये है टैम्पॉन्स। इसके अंदर कम से कम 16 पैकिंग थी, तो मैंने इसमें से 5 से 6 इस्तेमाल कर लिए हैं। तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने पर मुझे काफ़ी डाउट्स थे, वो काफ़ी ही ख़त्म हो गए थे। पहली बार फील हुआ था कि हाँ कुछ अंदर इंसर्ट करा हुआ है, या कई लोगों को लगता है इसको इंसर्ट करने के बाद कहीं अंदर ही ना चला जाए बॉडी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या ये चुभेंगे, हमको बैठने में दिक्कत होगी। और तीसरी जो मेरे मन में डाउट था कि हमको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। यूरिनेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वजाइनल पार्ट और जो यूरेथिया होता है, यूरिन पासिंग का पॉइंट, वो दोनों ही अलग अलग हैं। ये तो सबको ही पता है। तो फिर इसका ऐसा है कि इसको 1 से 1.5 इंच की इसकी लेंथ है, और इसको जब इंसर्ट करने के बाद इसके पीछे ना एक धागा लगा हुआ है। जब ये पूरा इसका टाइम कंप्लीट हो जाए, मतलब 4 से 6 घंटे बीत जाएं, बस थ्रेड से पकड़ के इसको बाहर निकाल देना है। वो थ्रेड को इंटैक्ट ही रहने देना है, थ्रेड को बिल्कुल टच नहीं करना। उसका कारण है कि थ्रेड अगर थोड़ा सा लूज़ हो गया ना, तो यूरिनेशन में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी भी, हाँ आपका धागा थोड़ा सा गीला हो गया, फिर आपकी पैंटी भी ख़राब हो सकती है। ऐसी ये सिलेंड्रिकल शेप अगर इसकी मेजरमेंट करी जाए तो लगभग 1 से 1.25 इंच 1.5 इंच के बराबर ही होगा। ये ऊपर से ये कवर किया होता है बिल्कुल ही ना कॉटन की पतली पतली सी कंप्रेस्ड करके ही छोटी छोटी पैड्स के रूप में ये इसको ऐसे बनाया हुआ है कि बहुत ही अब्जॉर्विंग कैपेसिटी है। देखने में लगता है कि छोटू सा है, ये क्या अब्जॉर्व करेगा हमारे ब्लड इनफ्लो को, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा किया। जबकि मैंने इसको सेकंड डे, जो मेरा मंथली साइकिल का पीरियड्स का जो सेकंड डे था, जिस दिन मुझे ब्लड इनफ्लो ज़्यादा होता है, उस दिन इसका इस्तेमाल किया था और सुबह ही इसको यूज़ किया था, और 6 घंटे के बाद इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और पीछे इसका धागा लगा हो, पता नहीं अच्छे से कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, तो इस धागे को ऐसे ही इंटैक्ट रहना है। अभी तो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, अदरवाइज इसके साथ ही ये जुड़ा होता है, बिल्कुल इसको नहीं निकालना होता। बस थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आकर इसको इंसर्ट करना है। जब इसको निकालना है तो वैसे ही निकाल देना है। खड़े खड़े अगर इसको इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। तो पहले तो आप इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाएं। अगर आपकी टीनेजर बेटियां हैं तो उनको भी एडवाइस दें कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें।
बहुत ही कंफर्टेबल है। मुझे तो अब पता चला कि इसके बारे में, हो सकता है कि आप लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, और इसको यूज़ करने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं। मैंने किसी तरह के सैनिटरी नैपकिन्स या फिर पैड्स का इस्तेमाल नहीं करा हुआ। इनकी जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इनकी सूटेबिलिटी है, इनका वर्क है, वो सैनिटरी नैपकिन से 100% मोर देन बेटर है। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा।